हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में खबर आई है जहां पर लिथुआनिया या फिर यूरोप के कई सारे देशों ने रूस के कुछ क्षेत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि रूस के क्षेत्रों में लिथुआनिया जैसे देश वहां पर कैसे आ गए, जो भी मैप को जानते हैं। हालांकि इसमें ये तथ्य भी मौजूद है कि रूस का एक हिस्सा ऐसा है जो कि काफी ज्यादा पश्चिमी हिस्सा है और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों के साथ, बाल्टिक सागर के साथ सीमा बनाता है। इन सभी मुद्दों पर आज हमारा फोकस रहेगा कि क्यों प्रतिबंध लगाए गए, लिथुआनिया ने ऐसा क्यों किया, क्या खबर आई। और जो टॉपिक है हमारा वह है, क्या रूस से अलग कर दिया जाएगा कालिनिनग्राद। जो क्षेत्र है वह है कालिनिनग्राद, जो रूस का ही क्षेत्र है। तो क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि इसको रूस से अलग किया जा रहा है, या फिर यदि कुछ सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उनका प्रभाव क्या होगा, और रूस से जो इसका यह क्षेत्र है किस तरह से अलग किया जा सकता है, या फिर अलग थलग किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर आज हम फोकस करेंगे। तो जो खबर आई है रशिया वांस लिथुआनिया ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ओवर रेल ट्रांजिट ब्लॉकेड। तो लिथुआनिया नाम का एक देश यहाँ पर आपको नाम उसका लिखा हुआ दिख रहा है। तो लिथुआनिया ने हाल ही में कुछ सैंक्शंस लगा दिए हैं रूस से होने वाले व्यापार को लेकर के, यानी कि जो लिथुआनिया की सीमा है, भू सीमा, उसका उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि व्यापार के लिए, आयात के लिए उसका उपयोग अब नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि बीते समय हमने देखा कि जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया उस समय कई सारे यूरोप के देश, यूरोपियन संघ के देश या फिर अमेरिका के पश्चिमी सहयोगी देशों ने रूस पर कई सारे प्रतिबंधों को लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले ही लिथुआनिया ने एक और प्रतिबंध लगाया था जहां पर उसने अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग करके कोई भी सामान कालिनिनग्राद तक ले जाने पर रोक लगा दी थी, या फिर हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से मना कर दिया था। ठीक है, तो पहले हम शुरू करें इसकी लोकेशन से। कहां पर मौजूद है कालिनिनग्राद, कहां पर मौजूद है लिथुआनिया, किस तरह से सैंक्शंस लगाए गए हैं, क्यों इसका इतना महत्व है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र आप यहां पर देख रहे हैं कालिनिनग्राद, ये रशिया का या फिर रूस का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर मौजूद है। और ये पूरा मैप आपको यूरोप और यहाँ पर कुछ नॉर्वेजियन कंट्रीज दिख रहे हैं, स्वीडन और अन्य देश। यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पर पोलैंड, ये है लिथुआनिया और ये है पोलैंड। यहाँ पर है रूस का मेनलैंड। ठीक है, रूस की मुख्य भूमि जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं, और इसका ही एक एक्सक्लेव है कालिनिनग्राद। हालांकि इस पर हमने पहले भी कई सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि अब प्रमुख रूप से इस पर ही चर्चा की जा रही है, इसलिए इस पर फोकस करना बहुत जरूरी है, इसकी क्या लोकेशन है। ठीक है, तो रूस से आप देख सकते हैं कि ये काफी दूर है, रूस की मुख्य भूमि से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर है बेलारूस, जो कि रूस का एक सहयोगी देश है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इसकी भी सीमा डायरेक्टली कालिनिनग्राद से नहीं लगती, बल्कि यहाँ पर पोलैंड है और यहाँ पर लिथुआनिया है, और इसके बीच में इसको एक सैंडविच की तरीके से रूस का हिस्सा है, क्योंकि सैंडविच के तरीके लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में मौजूद है। इसके अगर आप पश्चिम में देखेंगे तो यहाँ पर बाल्टिक सागर है। ठीक है, और ये रीजन बाल्टिक रीजन है। आपसे अगर पूछा जाए कि बाल्टिक देश कौन से हैं तो इनका नाम भी आपको पता होगा। यहाँ मैप में देखें तो लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये तीनों ही बाल्टिक देशों के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों ही देश यूरोपियन यूनियन के भी सदस्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रूस की चिंता ये भी है कि ये भी नाटो का सदस्य है, ये भी नाटो का सदस्य है। ऐसे में नाटो के सदस्य देश और यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों के बीच में उसका एक क्षेत्र मौजूद है। ठीक है, अगर सवाल कोई ऐसा बन जाए कि इन देशों की भूमिका को लेकर के आ जाए या फिर इनकी लोकेशन उत्तर से दक्षिण लगाने में आ जाए, तो आप देख सकते हैं लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर मिलते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया की राजधानी है तल्लिन, लातविया की रीगा और लिथुआनिया की है विल्नियस। ठीक है, जबकि पोलैंड यहाँ पर है। ठीक, ये इसकी कुछ लोकेशन की बात हो गई। अब देखते हैं हम कालिनिनग्राद के इतिहास को, उसके बाद आगे इसकी भूमिका को समझेंगे। इसका इतिहास भी बड़ा ही दिलचस्प रहा है, यानी कि ये शुरू से ही रूस के पास नहीं था। ये जो क्षेत्र है ये पूर्व में किसके पास था, ये जर्मन राज्य का एक क्षेत्र था। जब जर्मन राज्य को प्रशिया या प्रशा के नाम से भी हम जानते थे पूर्व में, तब इसको जाना जाता था, इस क्षेत्र को कोनिक्सबर्ग के नाम से। तो एक बहुत लंबे समय तक ये इस साम्राज्य के पास रहा और कोनिक्सबर्ग के नाम से जाना जाता रहा 1255 से लगभग 1946 तक। और कोनिक्सबर्ग का मतलब होता है किंग्स माउंटेन। ठीक है, इसकी लोकेशन से जुड़ी एक और जानकारी कि ये मौजूद है प्रिगोलिया नदी पर। ठीक है, यहाँ पर आप इस मैप में इसको थोड़ा सा जूम करके देखें तो इसको कहा गया है कालिनिनग्राद ओब्लास्ट। ओब्लास्ट का मतलब होता है क्षेत्र। ठीक,
तो कालिनिनग्राद ओब्लास्ट की जो राजधानी है वो भी कालिनिनग्राद के नाम से ही है। और ये यहाँ पर जो नदी है ये है प्रिगोल्या नदी, जो कि लगभग इसके पूर्वी क्षेत्र से निकलते हुए आगे बढ़ती है और आगे जाकर के बाल्टिक सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा आबादी नहीं रहती यहाँ पर, लगभग 5 से 10 लाख के आसपास आबादी बताई गई है और ये लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर का एक एरिया है। केवल इसके पास जो सीमा है, अगर समुद्री सीमा देखें तो ये बाल्टिक सागर वाली ही है और इसके अलावा ये अन्य 2 देशों से घिरा है। तो इसके इतिहास पर हम बात कर रहे थे। इसका इतिहास अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि लंबे समय तक एक जर्मन साम्राज्य का हिस्सा रहने के बाद तब द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1945 में एक समझौता होता है, पोट्सडैम समझौता, ठीक, जिस पर हस्ताक्षर करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और पूर्व के समय जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते थे। और इस समझौते में क्या डिसाइड होता है कि ये जो कोनिग्सबर्ग का क्षेत्र है ये सोवियत संघ को सौंप दिया जाए। ठीक, और सोवियत संघ में आगे चल करके सोवियत संघ ने क्या किया कि वहां पर मौजूद जो जर्मन आबादी थी 1947 में, उसको बेदखल करके जर्मनी के कई सारे क्षेत्रों में बसा दिया और जो रूस की आबादी थी या फिर रूसी मूल के लोग थे उनको भेज दिया गया इस क्षेत्र में कोनिग्सबर्ग में, और इस कोनिग्सबर्ग का नाम बदल करके रख दिया गया कालिनिनग्राद। ठीक है, उस समय रेड आर्मी ने इस शहर को, रूस की रेड आर्मी ने इस क्षेत्र को बहुत ज्यादा बर्बाद किया। जर्मन स्थापत्य जो बहुत सारे मौजूद थे वो नष्ट कर दिए गए। उसके बाद हालांकि जब नई पॉपुलेशन आई, नई आबादी आई, तब उन्होंने शहरों के विकास में भूमिका निभाई और अपना एक स्थापत्य वहां पर स्थापित किया। ठीक है, हालांकि 1991 तक जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तब तक यहाँ पर किसी भी विदेशी को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। यहाँ के कुछ प्रमुख स्थलों की बात करें तो कोनिग्सबर्ग का एक कैथीड्रल जो है अभी भी मौजूद है। इसके अलावा प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर दार्शनिक इमैनुअल कांट, उनकी यहाँ पर समाधि भी है। इसके अलावा एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है एक और दार्शनिक के नाम पर, जो यहाँ पर मौजूद है। तो बहुत सारी ऐसी यहाँ पर जो स्थितियां हैं वो मौजूद है और कालिनिनग्राद एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो सबसे पहला महत्व आप इसका मैप में ही देख सकते हैं, जो कि इसकी लोकेशन को लेकर के है। यानी कि इसकी लोकेशन अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण है कि ये रूस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसकी लोकेशन के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि मेनलैंड रूस के अलावा भी यूरोप का जो बाकी क्षेत्र है, बाकी देश है, वहां पर रूस का प्रभाव भी बनता है इससे। साथ ही जो नाटो के सदस्य देश है उसके बीच में रूस की मौजूदगी भी बनी हुई है। यहाँ पर बाल्टिक सागर मौजूद है जहां से तटीय व्यापार भी संभव हो पाता है। ठीक, इसके अलावा एक और क्षेत्र यहाँ पर आपको देखना जरूरी होगा, यहाँ पर है सुलावाकी। ये वाला जो आप रेड कलर से मार्क किया हुआ एरिया देख रहे हैं, ये एक हल्का सा बॉर्डर एरिया है जो बेलारूस को रूस के इस क्षेत्र से जोड़ता है। मतलब जोड़ता क्या है, यहाँ पर लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा का भाग है ये। तो अगर बाल्टिक देशों को आप देखेंगे, इनका जुड़ाव यूरोप से कहाँ पर है, सिर्फ इसी सीमा से है, वो भी स्थल क्षेत्र की। अगर हम बात करें जल क्षेत्र से तो जा सकते हैं, लेकिन स्थल क्षेत्र से जाने के लिए इसी सुलावाकी गैप का यूज करना होगा। ठीक, तो ये इसकी लोकेशन को महत्वपूर्ण बनाता है। यानी अगर रूस इस एरिया पर कंट्रोल कर लेता है तो इनकी जो लैंड कनेक्टिविटी है वो बाधित हो सकती है। हालांकि अभी हम आगे इस पर बात करेंगे। ठीक, दूसरा इसका सामरिक महत्व भी है। तीसरा, यहाँ पर रूस ने अपने नौसैनिक अड्डे बनाए हुए हैं। परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई जो उसके पास मिसाइलें हैं वो यहाँ पर तैनात की हुई हैं। रूस के जो बाल्टिक फ्लीट के नाम से जाना जाता है, रशियन बाल्टिक फ्लीट, वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर इस्कंदर मिसाइल्स तैनात की गई हैं किसी भी तरह के परमाणु हमले को अंजाम देने के लिए। हालांकि रूस ने आधिकारिक रूप से कभी नहीं इस बात को स्वीकारा है कि ये जो मिसाइलें हैं ये परमाणु हथियार ले जा सकती हैं, लेकिन एक अमेरिकी रिसर्च से इस बात का पता चला है कि ऐसी भी संभावना हो सकती है कि इसका उपयोग परमाणु हमले के लिए किया जा सके। ठीक, इसके अलावा इस क्षेत्र की चूंकि यूरोप से पूरी तरह से निकटता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इसके अलावा 2 नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ इसकी सीमा है, हमने जिक्र किया। इसके अलावा एक उभरता हुआ पर्यटन स्थल है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाता है रूस के लिए। ठीक, तो ये जो सैंक्शन अभी लगाए गए हैं, अगर चर्चा की जाए, कोई सवाल पूछा जाए कि इसका क्या प्रभाव होगा, किसके लिए, इस पूरे वैश्विक स्थितियों पर, वैश्विक संबंधों पर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर रूसी माल का परिवहन रोका गया है। यानी यात्री और ईंधन से जुड़ी हुई जो सामान है, सामग्री है,
उसको जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो माल है जैसे टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें, धातुएं, निर्माण सामग्री, कोयला आदि को रोक दिया गया है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने जो सैंक्शन यहाँ पर लगाए हुए थे वो ही लिथुआनिया ने लगाए हैं। यानी लिथुआनिया ने अपनी तरफ से एक ये भी तर्क दिया था, जब रूस ने लिथुआनिया को धमकी दी थी इसके परिणाम भुगतने के लिए, तो लिथुआनिया का कहना यह था कि चूंकि वो यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश है, ऐसे में यूरोपीय संघ ने जो भी यहाँ पर सैंक्शन लगाए हैं अपने आप वो लिथुआनिया को भी लगाने होंगे। यानी लिथुआनिया ने कोई अलग से सैंक्शन व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के ही प्रतिबंध यहाँ पर लिथुआनिया ने भी लगाए हैं। इसका इम्पैक्ट एक पड़ेगा आयात पर, इस क्षेत्र की जो इकोनॉमी है उस पर। इसके अलावा हवाई क्षेत्र को भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर ही दिया गया है। तो जो नागरिक हैं वो जो यहाँ पर मौजूद है, जो आबादी है, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, इंपोर्ट पर पड़ेगा। इसके अलावा वहां से अन्य तरह के जो भी व्यापार किए जाते हैं उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब संभावनाएं क्या हो सकती हैं इस पूरे इंसिडेंट या फिर इस पूरी घटना के बाद, क्योंकि इसके पहले भी कई सारे देश, पोलैंड ने भी लगा रखे हैं सैंक्शन, तो रूस इस वक्त इस पर प्रतिक्रिया देने की बात कर रहा है। तो बाल्टिक देशों को इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका भी बनी हुई है। अभी हमने बात की थी एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया की। इन देशों को ऐसा भी लग रहा है कि रूस यूक्रेन का जो संघर्ष है वो कहीं इस क्षेत्र तक आकर के ना फैल जाए, कालिनिनग्राद वाला क्षेत्र भी उसमें ना जुड़ जाए, ठीक है। इसके अलावा हमने बात की सुवाल्की गैप पर, तो ऐसी भी संभावना ये देश जता रहे हैं कि रूस इस क्षेत्र पर या फिर इस गैप पर अधिकार कर लेगा यदि, तो इससे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। तो क्षेत्रीय अशांति और सैन्यीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, क्योंकि लिथुआनिया ने नाटो से यह भी आग्रह किया है कि वे अपनी जो सेना है वहां पर बढ़ा दें उस क्षेत्र में, उसकी सुरक्षा को और सुनिश्चित करें, ठीक। इसके अलावा नागरिकों को भी समस्या हो सकती है। तो चूंकि अपने आप में ये पूरा क्षेत्र वैश्विक रूप से कई सारे देशों पर प्रभाव डालेगा, ऐसे में भारत पर भी इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर हमें दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? क्योंकि क्षेत्र तो रूस का है, बहुत दूर है भारत से, लेकिन फिर भी भारत पर प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि यूरोपीय संघ के देश, ठीक, यूएसए और रशिया अपने आप में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्शन यूरोपीय संघ या फिर यूएसए रूस के खिलाफ लेते हैं, ठीक, वहां पर रूस उसके विरुद्ध कोई भी जवाबी कार्रवाई करता है, तो सिंपल सी बात है कि जिन देशों के साथ रूस के या फिर इन देशों के संबंध हैं, वे चाहेंगे कि वे देश भी इन्हीं देशों का समर्थन करें। क्योंकि भारत के संबंध रूस के साथ भी हैं, यूएस के साथ भी हैं और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ भी हैं। कई जो देश यूरोपीय क्षेत्र में अगर अलग हैं उनके साथ भी हैं। तो अमेरिका या फिर यूरोपीय संघ के देश चाहेंगे और भारत पर एक दबाव बनाएंगे कि वे रशिया पर ऐसे कोई ना कोई सैंक्शन लगाएं, या फिर सैंक्शन ना लगाएं तो कम से कम संबंधों को बहुत ज्यादा ना बढ़ाएं, उदार ना दिखाएं, ठीक। दूसरी चीज, रशिया ये चाहेगा कि चूंकि ये देश इसके समर्थन में नहीं है, तो भारत चूंकि रशिया का एक सहयोगी देश है, तो रशिया चाहेगा कि इसके साथ संबंध बहुत उदार ना दिखे, बहुत अच्छे ना दिखें। तो भारत पर कहीं ना कहीं एक दबाव आएगा एक संतुलन बनाए रखने के लिए। और ऐसा पिछले लंबे समय से हमने देखा भी है कि भारत ने इस स्थिति को अपने हिसाब से संभाला है और अपनी स्थितियों के अनुरूप जितने भी देश यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी हितधारक हैं, उनके साथ संबंधों को बनाए रखा है, ठीक। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन हो सकता है, कंक्लूड कर सकते हैं। एक सवाल देखें, सवाल है रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव अब यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा है, जिसके चलते संभावना जताई जा रही है कि नाटो के देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तब यूरोप और विश्व के लिए इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, तार्किक विवेचना कीजिए। तो थोड़ा सा लंबा सवाल आपको लग सकता है, लेकिन बहुत ही आसान है, आप इसको लिख सकते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष का प्रभाव यूरोप के अन्य हिस्सों में भी फैलने लगा है। इस बात के पीछे बताइए इस एग्जाम्पल को देते हुए कि हाँ, किस किस क्षेत्रों में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं रूस यूक्रेन संघर्ष को देखते हुए। तो संभावना जताई जा रही है कि नाटो के देश, ठीक, इसमें शामिल हो सकते हैं। कालिनिनग्राद के पास जो क्षेत्र है, पोलैंड है, लिथुआनिया है, जो भी अन्य देश मौजूद हैं, जो भी नाटो के सदस्य हैं, आप उनका जिक्र कर सकते हैं। अब आगे पूछा गया है यदि ऐसा होता है तब यूरोप और विश्व के लिए इसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं। तो जो लास्ट में हमने कंक्लूड किया है उसी बात को आप विश्व के बाकी देशों से भी जोड़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि डायरेक्टली बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है भारत के साथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। इसके हिसाब से आपको इस उत्तर को फ्रेम करना है, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।